गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मेरा नाम डीसी यादव है और आप सभी का DCIS इंस्टीट्यूट पे स्वागत है। 24 अगस्त 2024 का करंट अफेयर्स पढ़ेंगे हम, जो हमारे एग्जाम IAS PCS SSC के लिए अति महत्वपूर्ण है। बढ़ते हैं आज के अपने पहले सवाल की ओर। आज का अपना पहला सवाल है कि सुर्खियों में रहा ONDC किससे संबंधित है? विज्ञान, कला, ई मार्केट प्लेस या राष्ट्रीय सुरक्षा? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, ई मार्केट प्लेस। अब हम साथियों बात करते हैं क्या है ई मार्केट प्लेस। साथियों सबसे पहले मैं बता दूं कि ONDC का पूरा नाम जो होता है ये होता है ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स। ये उपभोक्ताओं को, कोई भी उपभोक्ता हो उसको मार्केट प्लेस पे सीधे वस्तुओं की खरीद और बिक्री की अनुमति देता है, यानी बिचौलिए से इनकी रक्षा करता है। और ONDC जो है ये वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अधीन जो एक संस्था है DPIIT, उसके अंतर्गत काम करता है। DPIIT साथियों कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत एक गैर लाभकारी संस्था है। अब बढ़ते हैं अपने दूसरे सवाल की ओर। अपना दूसरा सवाल है साथियों कि हाल ही में भारत ने राष्ट्रीय सुरक्षा आपूर्ति समझौता किस देश के साथ किया है? नेपाल, मलेशिया, पोलैंड या अमेरिका? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के साथ भारत ने राष्ट्रीय सुरक्षा आपूर्ति समझौता किया है। इसके तहत दोनों देश राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित एक दूसरे के प्रति साझेदारी रखेंगे। बात अगर साथियों अमेरिका की करें, हम सभी जानते हैं अमेरिका दुनिया का एकमात्र इस समय सुपर पावर है और दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक महाशक्ति है। लगभग $22 ट्रिलियन के साथ ये दुनिया की पहले नंबर की इकोनॉमी है, जबकि चाइना दूसरे स्थान पे है और हम पूरी दुनिया में जो भारत का स्थान है इकोनॉमी में वो 5th पोजीशन पे है। अमेरिका की राजधानी साथियों वाशिंगटन DC। यहाँ कई महत्वपूर्ण आपको अमेरिका के अंदर संस्थान मिलेंगे, क्योंकि अमेरिका का लगभग पूरी दुनिया में वर्चस्व है। इसकी वजह से यूनाइटेड नेशन से लेके विश्व बैंक और IMF तक के हेडक्वार्टर आपको अमेरिका में मिलेंगे। आज का अपना तीसरा सवाल है साथियों कि हाल ही में किस राज्य ने आंदोलनकारी व उनके आश्रितों, यानी जो उनके बीवी बच्चे हैं, उनको PCS परीक्षा में 10% आरक्षण की मंजूरी किस राज्य ने दी है? प्रोविंशियल सिविल सर्विसेज का जो एग्जाम होता है स्टेट लोक सेवा आयोग का, उसमें किस राज्य ने 10% के आरक्षण की मंजूरी दी है? महाराष्ट्र, कर्नाटक, उत्तराखंड या राजस्थान? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, उत्तराखंड के पुष्कर सिंह धामी गवर्नमेंट ने जितने लोग आंदोलन में भाग लिए थे आज़ादी के, अगर वो जिंदा हैं या उनके आश्रित हैं, उन सभी को अगर PCS एग्जाम देते हैं तो उनको 10% की मंजूरी मिलेगी आरक्षण में। हालांकि हम सभी जानते हैं कि जो लोग भाग लिए होंगे वो PCS का एग्जाम नहीं दे सकते, यानी उनके जो बच्चे वगैरह हैं उनको PCS प्रोविंशियल सिविल सर्विस एग्जाम में उत्तराखंड 10% का आरक्षण देगा। बात अगर उत्तराखंड की करें साथियों तो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, इसके अलावा हरियाणा के साथ अपनी सीमा बनाता है और एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है नेपाल और एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है चीन के साथ। साथियों अगर हम बात करें उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड की जो स्थापना हुई थी वो 9 नवंबर सन 2000 को हुई थी। ये उत्तर प्रदेश से अलग एक राज्य बना था। इसकी राजधानी वर्तमान में देहरादून है और मुख्यमंत्री है पुष्कर सिंह धामी। उत्तराखंड में यूनेस्को के जो विश्व विरासत स्थल हैं, देश में टोटल 43 विश्व विरासत स्थल हैं। इसमें साथियों 2 महत्वपूर्ण जो विश्व विरासत स्थल हैं, फूलों की घाटी और नंदा देवी, ये आपको उत्तराखंड में मिलेंगे। और बायोस्फीयर रिजर्व जिनकी संख्या देश में वर्तमान में 18 है, 18 बायोस्फीयर रिजर्व में से एक बायोस्फीयर रिजर्व आपको उत्तराखंड में मिलेगा, नंदा देवी। साथियों अगर उत्तराखंड के राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान जो देश का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान था, जिसकी स्थापना 1936 में हुई थी, 1936 में देश का जो पहला राष्ट्रीय उद्यान बना था वो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान ही था। ये उत्तराखंड में है। फूलों की घाटी जो एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है यूनेस्को का, ये एक राष्ट्रीय उद्यान भी है, ये भी उत्तराखंड में है। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान साथियों, नंदा देवी वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है, बायोस्फीयर रिजर्व भी है, इसके अलावा नेशनल पार्क भी है, ये आपको मिलेगा उत्तराखंड में। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान और पंडित गोविंद बल्लभ पंत राष्ट्रीय उद्यान आपको उत्तराखंड में मिलेगा। पंडित गोविंद बल्लभ पंत
उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री थे और उस समय उत्तर प्रदेश में शामिल हुआ करता था उत्तराखंड, तो उनकी स्मृति में ये नेशनल पार्क बनाया गया है। कमेंट करके साथ ही बताइए कि नंदा देवी जो चोटी है इसकी ऊंचाई कितनी है और देश में किस स्थान पे आता है। जैसे हम जानते हैं कि पहले स्थान पे केटू आता है, दूसरे स्थान पे कंचनजंगा आता है, और आपको बताना है कि नंदा देश में ऊंचाई के आधार पे चोटी जो है वो किस स्थान पे आता है। अगला सवाल है कि हाल ही में महाराष्ट्र में स्वास्थ्य सेवा बढ़ाने के लिए किस बैंक ने $500 मिलियन देने का वादा किया है। एनडीबी यानी नेशनल डेवलपमेंट बैंक, एडीबी यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक, डब्ल्यूबी यानी विश्व बैंक, या आईएमएफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो एक वित्तीय संस्था है इसने। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। साथियों, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने महाराष्ट्र में स्वास्थ्य सेवा बढ़ाने के लिए $500 मिलियन देने का वादा किया है। बात अगर हम बैंकों की करें साथियों, तो एनडीबी जो है ये ब्रिक्स कंट्रीज के द्वारा स्थापित एक बैंक है। ब्रिक्स देशों ने इसे स्थापित किया था और एनडीबी की स्थापना हुई थी 2014 में। जी हाँ, 2014 में नेशनल डेवलपमेंट बैंक की स्थापना ब्रिक्स देशों के द्वारा की गई थी। इसमें एक अध्यक्ष और 4 उपाध्यक्ष होते हैं। जबकि साथियों एशियन डेवलपमेंट बैंक की बात करें तो एशियन डेवलपमेंट की स्थापना 19 दिसंबर 1966 को हुई थी। 1966 में एशियन डेवलपमेंट बैंक की स्थापना हुई थी। वर्तमान में इसमें 68 कंट्रीज मेंबर हैं और इसका मुख्यालय आपको मिलेगा मनीला में। मनीला जो फिलीपींस की राजधानी है। साथियों, विश्व बैंक की स्थापना हम सभी जानते हैं 1944 में हुई थी और आईएमएफ की स्थापना हुई थी 1945 में, और ये दोनों स्थित हैं अमेरिका में। अब बात अगर महाराष्ट्र की करें तो महाराष्ट्र की स्थापना जो हुई थी वो 1 मई 1960 को हुई थी। साथियों, पहले बॉम्बे नामक एक राज्य हुआ करता था। फिर बॉम्बे नामक राज्य को भाषा के आधार पर 2 भागों में डिवाइड कर दिया गया। मराठी की भाषा के आधार पर महाराष्ट्र और गुजराती भाषा के आधार पर गुजरात। दोनों राज्यों की स्थापना एक ही दिन 1 मई 1960 को हुई थी और महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है जो देश की आर्थिक राजधानी भी है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं एकनाथ शिंदे, और जैसे मैंने कहा कि ये देश की आर्थिक राजधानी भी मुंबई है क्योंकि लगभग 20 के आसपास बैंकों का जो मुख्यालय है वो मुंबई में है। वर्तमान में साथियों देश में 43 विश्व विरासत स्थल हैं यूनेस्को के। उसमें 5 महत्वपूर्ण विश्व विरासत स्थल आपको महाराष्ट्र में मिल जाएंगे, जिसमें अजंता की गुफाएं, एलोरा की गुफाएं, एलिफेंटा की गुफाएं, विक्टोरियन गोथिक जो कला है, आर्ट है, और छत्रपति शिवाजी टर्मिनल। ये 5 महत्वपूर्ण विश्व विरासत स्थल आपको मिलेंगे महाराष्ट्र में। टोटल हमने बताया कितना है 43। लेटेस्ट पूछे कौन सा है तो लेटेस्ट मोदिकल है जो आपको असम में मिलेगा। अगर राष्ट्रीय उद्यानों की बात करें साथियों तो टोटल देश में राष्ट्रीय उद्यान वर्तमान में हैं 106। इसमें भी लेटेस्ट राष्ट्रीय उद्यान आपको असम में मिलेगा जिसका नाम है रायमोना नेशनल पार्क। तो रायमोना नेशनल पार्क लेटेस्ट है 106 नंबर का। टोटल 106 राष्ट्रीय उद्यानों में महाराष्ट्र में तडोबा राष्ट्रीय उद्यान, गूंगेमल राष्ट्रीय उद्यान, पेंच नेशनल पार्क, नवेगांव राष्ट्रीय उद्यान और चंदौली राष्ट्रीय उद्यान आपको महाराष्ट्र के अंदर मिलेंगे। इसके अलावा साथियों महाराष्ट्र से 2 प्रमुख नदियाँ निकलती हैं, जिसमें एक है गोदावरी और दूसरा है कृष्णा। गोदावरी और कृष्णा दोनों नदियों का जो उद्गम स्थल है ये महाराष्ट्र में है। अब बढ़ते अपने अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है कि हाल ही में BEC ब्यूरो ऑफ एनर्जी का रिपोर्ट आया है। उस रिपोर्ट के अनुसार भारत में सर्वाधिक चार्जिंग स्टेशन वाला राज्य कौन सा है। महाराष्ट्र, कर्नाटक, उत्तराखंड या राजस्थान। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, कर्नाटक में साथियों सर्वाधिक महाराष्ट्र चार्जिंग स्टेशन है और ये BEC रिपोर्ट के मुताबिक पता चला है। बात अगर कर्नाटक की करें तो ये है कर्नाटक जो अपनी सीमा बनाता है महाराष्ट्र के साथ, गोवा के साथ, केरल के साथ, तमिलनाडु के साथ, आंध्र प्रदेश के साथ और तेलंगाना के साथ। तो 5 राज्यों के साथ कर्नाटक अपनी सीमा बनाता है। एक बार पुनः देख लें आप, महाराष्ट्र के साथ, गोवा के साथ, केरल के साथ, तमिलनाडु के साथ, इसके अलावा आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के साथ अपनी सीमा बनाता है। बात अगर साथियों हम कर्नाटक की करें तो कर्नाटक राज्य की स्थापना 1 नवंबर 1956 को हुई थी। जब राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 में लाया गया था तो उस समय 14 राज्यों की स्थापना हुई थी। उन 14 राज्यों में कर्नाटक भी शामिल था। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु मिलेगी आपको। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं सिद्धारमैया जी। कर्नाटक में कई महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान हैं, जिसमें बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, नागरहोला राष्ट्रीय उद्यान,
वनेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान, अंशी राष्ट्रीय उद्यान, मधुमलाई राष्ट्रीय उद्यान और केंद्रमुख राष्ट्रीय उद्यान। ये वो महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान है जो कर्नाटक में है। कर्नाटक में साथियों सबसे ज़्यादा देश में हाथी भी पाई जाती है। सबसे ज़्यादा देश में हाथियों की संख्या कर्नाटक में है, दूसरे स्थान पे असम और तीसरे स्थान पे केरल में है। साथियों, कर्नाटक, केरल और झारखंड ये 3 ऐसे राज्य हैं जिनका जो राजकीय पशु है वो एलिफेंट है। अगर आपसे कोई पूछे कि किस राज्य का राजकीय पशु एलिफेंट है, तो कर्नाटक, केरल और झारखंड का है। सर्वाधिक एलिफेंट कहाँ पाया जाता है, तो कर्नाटक में ही पाया जाता है। दूसरा सबसे ज़्यादा एलिफेंट कहाँ पाया जाता है, असम में, और तीसरा केरल में। अगला सवाल है साथियों कि सुर्खियों में रहा दक्षिण चीन सागर निम्नलिखित में से किस देश की सीमा को स्पष्ट नहीं करता। सुर्खियों में इसलिए था क्योंकि हाल में मलेशिया के प्रधानमंत्री मोहम्मद बिन इब्राहिम साहब आए थे भारत में, और काफ़ी अच्छे रिश्ते प्रगाढ़ हुए भारत और मलेशिया के मध्य, और इसलिए मलेशिया के साथ भी दक्षिण चीन सागर का विवाद है चाइना के साथ, इसलिए सुर्खियों में था। तो फिलीपींस के साथ सीमा स्पष्ट करता है, जी हाँ करता है। वियतनाम के साथ करता है। मलेशिया के साथ तो करता है क्योंकि मलेशिया के पीएम अभी आए थे। और लाओस के साथ जो है वो दक्षिण चीन सागर अपनी सीमा नहीं बनाता। दक्षिण चीन सागर की एक मैप देखते हैं, जानते हैं। ये है साउथ चाइना सी यानी दक्षिण चीन सागर। ये अपनी सीमाएं वियतनाम, मलेशिया, इसके अलावा सिंगापुर, बुर्नोई, फिलीपींस, ताइवान जैसे देशों के साथ बनाता है। और चीन जो है वो 9 डैश लाइन के आधार पे लगभग 80% साउथ चाइना सी पे अपनी दावेदारी करता है, और इससे लगभग पूरे साउथ चाइना सी के जो देश हैं वो चाइना के इस हरकत से परेशान है, क्योंकि चाइना अपनी दादागिरी दिखाने में बाज नहीं आता। आए दिन लोगों की नाव को पलट देता है, उनके जहाज़ों को अपने कब्जे में कर लेता है। तो ऐसे में अभी भारत ने फिलीपींस को ब्रह्मोस मिसाइल देने का वादा किया था, जो पूरा किया। तो इससे लोगों का एक्सपेक्टेशन बढ़ जाता है, क्योंकि लगभग दक्षिण एशिया में जो सबसे महत्वपूर्ण और ताकतवर देश है चीन के बाद, वो इंडिया ही है। तो इंडिया के साथ एक ग्रुप, एक अलायंस बनाना चाहते हैं सारे देश, जिससे चाइना के साथ वो सीधे तौर पे नहीं लेकिन अप्रत्यक्ष तौर पे उसके साथ आंखें मिलाकर बात कर सकें। आज का आखिरी सवाल है साथियों कि देश का पहला राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस कब मनाया गया। इसका सही आंसर है 23 अगस्त। बिना किसी बात के हम जानते हैं कि 23 अगस्त को चंद्रयान 3 ने का विक्रम जो था, लैंडर विक्रम ने चांद की दक्षिणी सतह पे अपना कदम रखा था, और ये भारत के लिए बहुत ही गौरव का पल था 23 अगस्त। और हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा था कि हम हर वर्ष चांद पे जो कदम रखा था हमारे चंद्रयान ने, विक्रम लैंडर ने, उसकी उपलब्धि को याद करने के लिए 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाएंगे। तो इस बार 23 अगस्त को देश का पहला राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया गया। बात साथियों इस महीने की दिवस की करें तो इस महीने 1 अगस्त को नेशनल माउंटेन दिवस, मुस्लिम महिला अधिकार दिवस, विश्व लंग कैंसर दिवस और वर्ल्ड वाइल्ड वेब दिवस मनाया गया। 3 अगस्त को भारतीय अंगदान दिवस मनाया गया। 6 अगस्त को हिरोशिमा, 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस, 8 अगस्त को अगस्त क्रांति, क्योंकि 1942 में 8 अगस्त को ही भारत छोड़ो आंदोलन स्टार्ट हुआ था। 9 अगस्त को नागासाकी दिवस, क्योंकि हम जानते हैं कि हिरोशिमा और नागासाकी पे अमेरिका ने परमाणु बम फेंके थे। 10 अगस्त को विश्व जैव ईंधन दिवस। 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस और उसी दिन मनाया जाता है विश्व हाथी दिवस। 13 अगस्त को विश्व अंगदान दिवस। 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस, क्योंकि पाकिस्तान और भारत का बंटवारा इसी दिन हुआ था। 16 अगस्त को पारसी नववर्ष मनाया गया। 17 अगस्त को मलयालम का नववर्ष मनाया गया। और 19 अगस्त को विश्व फोटोग्राफी दिवस और 20 अगस्त को मच्छर दिवस और राजीव गांधी के स्मृति में सद्भावना दिवस भी मनाया गया। और अब हम 23 अगस्त को पहला राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मना रहे हैं। चलते चलते बात साथियों इसरो के बारे में करेंगे, क्योंकि इसरो की बहुत बड़ी उपलब्धि रही है चांद के दक्षिणी ध्रुव पर उतरना। इसरो की स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1969 को। वैसे इसकी स्थापना तो 1962 में ही हो गई थी, लेकिन बाद में इसको जो ऑफिशियल नाम मिला वो 15 अगस्त 1969 को इसरो के नाम से मिला। इसरो का मुख्यालय बेंगलुरु में है। इसरो के वर्तमान अध्यक्ष हैं एस सोमनाथ साहब। और इसरो का जो प्रथम सैटेलाइट था वो आर्यभट्ट था, जिसे 19 अप्रैल 1975 को सोवियत संघ की मदद से भेजा गया। जबकि दूसरा जो महत्वपूर्ण उपग्रह था भारत का वो था भास्कर। और ये दोनों हम सभी जानते हैं कि महान गणितज्ञ थे आर्यभट्ट और भास्कर। आर्यभट्ट ने ही जीरो की खोज की थी और उनकी स्मृति में देश ने पहला सैटेलाइट जो छोड़ा था सोवियत संघ की मदद से 19 अप्रैल 1975 को छोड़ा था। साथियों इसरो के प्रमुख मिशन की बात करें तो चंद्रयान फर्स्ट, जिसे 22 अक्टूबर 2008 में भेजा गया आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से। चंद्रयान फर्स्ट की जो उपलब्धि थी चांद पे जल की खोज इसी ने किया था और इसे हमने PSLV C11 से भेजा था। आप इसे याद रखिएगा। ये पूछ सकता है कि हमने चंद्रयान
फर्स्ट को कब भेजा था, तो 22 अक्टूबर 2008 को। किससे भेजा था, किस व्हीकल से, तो PSLV-C11 से भेजा था। जो इसरो ने देश को महत्वपूर्ण खुशी दी वो था मंगलयान। जी हाँ, मंगलयान जिसे हमने PSLV-C25 से भेजा। 5 नवंबर 2013 को सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से भेजा गया और 24 सितंबर 2014 को मंगल कक्षा में पहुंचकर इतिहास रच दिया, क्योंकि दुनिया में पहली बार में मंगल की कक्षा में पहुंचने वाला भारत पहला देश था। उसके बाद हमने चंद्रयान 2 भेजा 22 जुलाई 2019 को, लेकिन वो सॉफ्ट लैंडिंग नहीं कर सका और इसे हमने भेजा था GSLV Mark 3 से। GSLV Mark 3 को इसरो का बाहुबली रॉकेट कहा जाता है। इसरो का एक और महत्वपूर्ण जो सफलता थी साथियों, वो 15 फरवरी 2017 को मिली, जब इसरो ने एक साथ 104 सैटेलाइट को अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया। इससे पहले रशिया के पास ये कीर्तिमान था और भारत ने उसे तोड़ते हुए 100 से प्लस उपग्रह को एक साथ प्रक्षेपित किया और इसे हमने भेजा था C35 से, सॉरी C37 से। तो 104 उपग्रह जो हमने प्रक्षेपित किया था वो PSLV-C37 से किया था, जबकि सूर्य के कोरोना के अध्ययन के लिए PSLV-C57 से 15 लाख किलोमीटर की दूरी तय करके आदित्य L1 ने अब सूरज की कक्षा में चक्कर लगाना शुरू कर दिया है। तो ये रही इसरो की उपलब्धियां। आने वाले समय में इसरो गगनयान और शुक्रयान जैसे महत्वपूर्ण मिशन भेजने वाला है, उस पर हमारी नजर रहेगी, पूरे देश की नज़र रहेगी। तो साथियों, ये था आज का अपना करंट अफेयर्स। आपको कैसा लगा आप जरूर बताइए कमेंट करके। सेशन पसंद आया है तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लेना। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।